तो चलिए स्टूडेंट्स अपन स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जब ये चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो बच्चों मुझे सबसे पहले आप लोगों को समझाना चाहिए इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रिक सेल, तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल? एक सिंपल सा क्वेश्चन करूं मैं आप लोगों से पूछूं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल? तो आप लोग का आंसर होना चाहिए द डिवाइस which convert the chemical energy into electrical energy, or the device in which initially electrical energy is stored in form of chemical energy and then again chemical energy is converted into electrical energy. तो बच्चों ऐसे डिवाइस जिनमें अपन केमिकल्स डालते हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, या हम ऐसे केमिकल्स डालते हैं जिनको पहले जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करते हैं केमिकल एनर्जी के फॉर्म में और फिर केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, ऐसे डिवाइस को अपन बोलते हैं सेल। अब ये जो मैंने समझाया है तो आपको और क्लियर करूं मैं, और वो क्लियर होगा टाइप्स ऑफ electric cell. So there are two types: primary cell and secondary cell. Primary cell and secondary cell. तो बच्चों ये प्राइमरी सेल क्या है? ये जो यूज एंड थ्रो वाले जो सेल है ना, वो सब प्राइमरी सेल है, जिनको आप यूज करते हैं और जब खत्म हो जाते हैं तो थ्रो कर देते हैं, वो सब प्राइमरी सेल है। लेकिन ऐसे सेल्स जिनको आप बार बार रिचार्ज कर लेते हैं और फिर यूज करते रहते हैं, वो सब सेकेंडरी सेल है। तो प्राइमरी सेल में क्या होता है, हम केमिकल्स डालते हैं, मतलब केमिकल एनर्जी स्टोर करते हैं और फिर उससे करंट मिलता है, मतलब वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसे सेल्स को बच्चों हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल। द सेल इन व्हिच द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड केमिकल सेल। फॉर एग्जांपल, सिंपल वोल्टेलिक सेल, Daniell cell, Leclanché cell, dry cell, ये सब प्राइमरी सेल। इनमें से ये तो आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, खरीद के लाते हैं डिफरेंट कंपनीज के, एवरीडी, नोविनो, इस तरीके से आप खरीद के लाते हैं, फिर उनको आप यूज करते हैं, जब वो खत्म हो जाते हैं तो आप थ्रो कर देते हैं। जैसे आपके रिमोट कंट्रोल में जो यूज होते हैं, जिनको आप रिचार्ज नहीं करते, वो सब प्राइमरी सेल। लेकिन जो आपके मोबाइल में बैटरी लगी हुई है, वो एक्चुअली में सेकेंडरी सेल है। उसमें आप रिचार्ज कर लेते हैं, उसको थ्रो नहीं करते, चार्ज करते हैं, फिर उसके बाद फिर यूज करते हैं, फिर बैटरी जब खत्म होने लगती है फिर रिचार्ज कर लेते हैं। तो बच्चों इसमें इनिशियली जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, और फिर केमिकल एनर्जी को फिर हम लोग कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसे सेल्स को अपन बोलते हैं सेकेंडरी सेल। ये सारे सेल्स जो रहते हैं
वो रिचार्जेबल रहते हैं, रिचार्जेबल रहते हैं। इन सब को अपन रिचार्ज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो यूज एंड थ्रो वाले सेल्स हैं वो सब प्राइमरी सेल, और जिनको आप बार बार यूज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, वो सब सेकेंडरी सेल। इसके भी बच्चों एग्जांपल्स हैं। इसके एसिड एक्यूमुलेटर बोलते हैं, एसिड एक्यूमुलेटर, अल्कली सेल और नी फेज सेल, निकल फेरस सेल, ये सब सेकेंडरी सेल है। कैडमियम सेल ये सेकेंडरी सेल है। जो आप लोग कार बैटरी देखते हैं, ट्रक बैटरी देखते हैं, तो उसके अंदर एक्चुअली में बहुत सारे सेल्स होते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं उसको, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो टोटल वोल्टेज बढ़ जाता है। तो ऐसे सेल्स जिनको अपन रिचार्ज कर सकते हैं वो सब सेकेंडरी सेल। अब ये सेल कैसे वर्क करते हैं ये हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हम उसको समझेंगे तभी हम आगे की चीजें समझ पाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो मुझे एक सेल है जो बेसिक सेल है, सिंपल वोल्टिक सेल, इसका कॉन्सेप्ट समझाना चाहिए, क्योंकि यदि आप इसको समझेंगे तो बाकी सेल्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो मॉडिफाइड किए गए बाकी। तो जो सिंपल वोल्टिक सेल है, जिसमें जो केमिकल यूज किया जाता है जिसको अपन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, वो होता है बच्चों डाइल्यूट H2SO4। और दो प्लेट डाल देते हैं, एक कॉपर की और एक जिंक। दो प्लेट डाल दी जाती है, एक प्लेट होती है कॉपर की और एक होती है जिंक की। अब बच्चों इसमें सिंपल वोल्टिक सेल में कॉपर और जिंक ली जाती है, बाकी डिफरेंट सेल में अलग अलग इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं, इनको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। पर इसमें से एक इलेक्ट्रोड डेफिनेटली पॉजिटिव नेचर का होना चाहिए और एक इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव नेचर का होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव नेचर और नेगेटिव नेचर का मतलब क्या है, इसको भी आप समझिए। तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी होगी, जिसमें सारी मेटल्स को अरेंज किया गया है उनके पोटेंशियल के बेसिस पर। तो जो एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज को गेन करने की टेंडेंसी रखती है उनको अपन ने पॉजिटिव नेचर माना है, और जो नेगेटिव चार्ज को गेन करने की टेंडेंसी रखती है उनको अपन ने नेगेटिव नेचर का बोला है। तो इसमें बच्चों अभी ना कोई एनोड है और ना कोई कैथोड है, आप दोनों बातों में फर्क समझिए। सेल का कॉन्सेप्ट अलग है, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट अलग है। इलेक्ट्रोलाइट में एनोड और कैथोड होते हैं और इसमें एनोड और कैथोड बनते हैं। अब दोनों में बातों में फर्क समझिए। देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट में आप कोई भी केमिकल यूज करते हैं जिसको आप इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल डाइल्यूट NaCl ले लिया आपने, तो मान लीजिए डाइल्यूट NaCl, अब दो रॉड डाल दी। अब इसमें ये दो रॉड कोई भी नेचर की हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कॉपर की हो, जिंक की हो, किसी भी नेचर की हो सकती है। कॉपर की हो सकती है, जिंक की हो सकती है। अब इसके बाद आप क्या करते हैं, इसको इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट करते हैं। एक रॉड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। जब आप ऐसा करते हैं तो जिस रॉड को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया उसको आप बोलते हैं एनोड, और जिसको आपने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है उसको आप बोलते हैं कैथोड।
क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल पर होता है, तो ये भी हाई पोटेंशियल पर आ गया, वायर से कनेक्ट किया तो, और नेगेटिव टर्मिनल को आपने सेकंड रॉड से कनेक्ट किया तो वो भी लो पोटेंशियल पर आ गया। अब होता है ये कि इसके अंदर करंट फ्लो करता है, देखिए करंट फ्लो करता है, उसकी वजह से NaCl जो है वो डिसोसिएट होता है अपने आयंस में, और सोडियम पॉजिटिव आयंस और क्लोरीन नेगेटिव आयंस बनते हैं, ये होता है। अब इसमें से सोडियम पॉजिटिव आयंस कहाँ जाते हैं? कैथोड पर। कैथोड यहाँ पर अवेलेबल है इसलिए कैथोड पर जाते हैं। क्लोरीन नेगेटिव आयंस कहाँ जाते हैं? एनोड पर, क्योंकि यहाँ पर एनोड अवेलेबल है इसलिए जा रहे हैं। ये एक्चुअली में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो गई, ये अलग हो गई। अब सेल में आप देखो, यहां पर मैं आपसे पूछूंगी, बस आपने कॉपर रॉड डाल दी और जिंक रॉड डाल दी, आपने कोई सेल वेल से तो कनेक्ट किया नहीं है, सेल बना रहे हो आपको, तो यहाँ मैं पूछूं कहाँ एनोड है आपका या कहाँ कैथोड है आपका, तो आप अभी नहीं बता सकते, है ही नहीं। बनेगा एनोड और कैथोड, तो क्वेश्चन उठता है ये कैसे बनता है। होता ये है कि हमने यहाँ पर, मैंने आपको समझाया, ये जो कॉपर प्लेट है वो पॉजिटिव नेचर रखती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होती है, और जिंक जो होती है वो नीचे, तो लो पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल वाली है। अब इसमें डाइल्यूट H2SO4 का क्या होगा? तो ये डाइल्यूट H2SO4 जो है वो डिसोसिएट होता है अपने आयंस में, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस बनते हैं और सल्फेट नेगेटिव आयंस। अब ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस कहाँ जाएंगे? नो डाउट, यदि मान लीजिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता तो आप सीधे सीधे बोल देते सर कैथोड पर जा रहे हैं, और सल्फेट नेगेटिव आयंस कहाँ जाते हैं? एनोड पर, आप ऐसा बोलते हैं यहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम ये है सेल में अभी ना एनोड है ना कैथोड है, तो कहाँ जाएंगे? तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस उस प्लेट पर जाते हैं जो पॉजिटिव आयंस को गेन करने की टेंडेंसी रखता है, और ऐसी टेंडेंसी होती है कॉपर प्लेट की, तो इसलिए ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस जाते हैं कॉपर प्लेट पर एट कॉपर प्लेट। कुछ बुक्स में अब लिखा रहता है एट एनोड, पर एक्चुअली में एनोड बनता है। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस जो है वो कॉपर प्लेट पर जाते हैं। पॉजिटिव आयंस क्यों होता है? हाइड्रोजन का यदि अपन बोले पॉजिटिव आयन है, तो पॉजिटिव आयन क्यों है? इसलिए है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो एक्चुअली ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है, इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी है। ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस कॉपर प्लेट पर जाते हैं और कॉपर प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन, और इस तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रोजन गैस में। पर ऐसा होने से इनने क्या किया? कॉपर प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकाल डाले, तो स्वाभाविक है कॉपर प्लेट पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर दी? डेफिशिएंसी कर दी, वहां से निकाल लिए, तो कॉपर प्लेट में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसलिए कॉपर प्लेट पर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे बना है ये एनोड। कंटीन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस जाते रहते हैं कॉपर प्लेट पर, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालते रहते हैं और खुद कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रोजन गैस में, और कॉपर प्लेट पर डेफिशिएंसी क्रिएट करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए वो कंटीन्यूअस क्या बनती जाती है? पॉजिटिवली चार्ज होती रहती है। पॉजिटिवली चार्ज होती रहती है मतलब काहे पर आ जाती है? वो हाई पोटेंशियल पर, और इसका पोटेंशियल हो जाता है बच्चों प्लस 0.46 वोल्ट्स, इतना हो जाता है। पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए हाई पोटेंशियल होगा। अब
सेकंड प्लेट जो है जिंक प्लेट, इस पर जाते हैं सल्फेट नेगेटिव आयंस एट जिंक प्लेट। वहां पर ये सल्फेट नेगेटिव आयंस पहुंचते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स में। नेगेटिव आयंस से मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है, वो अपने एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देते हैं, जिंक प्लेट को, और खुद कन्वर्ट हो जाते हैं सल्फेट रेडिकल्स। पर इस सब प्रोसेस में क्या किया, इस प्रोसेस में सल्फेट नेगेटिव आयन से अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और ऐसे करके जिंक प्लेट को क्या कर दिया, नेगेटिवली चार्ज कर दिया। क्या कर दिया, नेगेटिवली चार्ज कर दिया। तो अब बन गया यहाँ पर एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक टर्मिनल बन गया नेगेटिव। ऐसे बना बच्चों सेल। अब यहाँ पर स्पेशली सिंपल वोल्टिक सेल में यह होता है 0.46 वोल्ट इसका हाई पोटेंशियल आ जाता है और इसका लो पोटेंशियल आ जाता है -0.62 वोल्ट्स। मतलब ये सेल जो है इसका एक टर्मिनल किस पर आ गया, हाई पोटेंशियल पर, और एक टर्मिनल किस पर आ गया, लो पोटेंशियल पर। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 ये कितना हो जाएगा, तो स्वाभाविक है ये हो जाएगा 0.46 माइनस 0.62। डिफरेंस तो माइनस करना पड़ेगा लेकिन V2 की वैल्यू नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 1.08 वोल्ट्स। तो इस तरीके से ये बन गया है सिंपल वोल्टेज सेल और इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में इतना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा बच्चों, तो इसमें जब हम एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं, बल्ब से कनेक्ट कर दें और बल्ब का एक एंड यहाँ और एक एंड यहाँ, तो इस कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज ये फ्लो करता है ऐसा एक्सटर्नली, कहां से कहां, एनोड टू कैथोड। अब एनोड बन चुका है, कैथोड बन चुका है, या इसको पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल बोलो तो ज्यादा बेहतर है। तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल एक्सटर्नली, और इंटरनली फ्लो करता है ये -2 प्लस। और ये जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो सही मायने में करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल एक्सटर्नली, और इंटरनली फ्लो करता है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। जबकि अपोजिट डायरेक्शन के लिए इस जिंक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करते हैं ऐसा एक्सटर्नली नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, और इंटरनली फ्लो करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब समझ जाइएगा कि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो करंट के फ्लो होने के अपोजिट होता है। एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करता है +2 माइनस, और इंटरनल सर्किट में इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो करता है -2 प्लस। जबकि इलेक्ट्रॉन कैसा फ्लो करता है, एक्सटर्नली -2 प्लस और इंटरनली +2 माइनस। मतलब करंट का फ्लो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के अपोजिट होता है। क्लियर बच्चों? तो आपको इस तरीके से समझ में आना चाहिए सेल कैसे बनता है। लेकिन फिर भी ये जो छोटी छोटी चीजें मैंने बताई हैं इसी पर पूरा आगे बेस्ड है, और इसी से मैं एकदम बड़ा करते जाऊंगा। जो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी खुलेगा
जो काफी बड़ा है वो आपको पूरा क्लियर करेगा, इसी के बेसिस पर ओपन होता जाएगा। तो मैंने बहुत सारी चीजें इसमें समझाई नहीं है, छुपी हुई है, जो मैंने बोल दी है वो सब आपको आगे में क्लियर कर जाऊंगा। देखो मैंने ये समझाया था कि इससे ये रिलेटेड है। तो बच्चों ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक सेल। अब मैंने आपको बताया ये सिंपल वोल्टिक सेल से रिलेटेड, इसमें लेकिन कुछ डिफेक्ट्स भी होते हैं, तो वो भी हमको समझ जाना चाहिए। डिफेक्ट्स इन सिंपल वोल्टिक सेल। सिंपल वोल्टिक सेल में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं? तो उसमें से बच्चों एक डिफेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल एक्शन, और सेकंड डिफेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। ये दो डिफेक्ट होते हैं सिंपल वोल्टिक सेल में। दो डिफेक्ट्स होते हैं, क्वेश्चन भी बन जाता है, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन सिंपल वोल्टिक सेल एंड राइट द डिफेक्ट्स इन सेल and the method for removing defects। कौन कौन सी मेथड है जिससे हम इन डिफेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं? तो पहले तो आपको मैं लोकल एक्शन समझाऊं, पोलराइजेशन समझाऊं, उसके बाद फिर आपको वो साथ साथ ये भी बताते जाऊंगा कि इस डिफेक्ट को अपन कैसे दूर करते हैं। तो पहला फर्स्ट डिस्कस करते हैं अपन लोकल एक्शन। ये लोकल एक्शन क्या होता है सिंपल वोल्टिक सेल में? तो बच्चों ये जो जिंक है ना, ये एक्चुअल में प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, ये प्योर फॉर्म में हमको नहीं मिलता है, इम्प्योर मिलता है। और इस पर जिंक पर जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो पॉजिटिव नेचर रखती है। पॉजिटिव नेचर का मतलब वही नेचर रखती है जो नेचर कॉपर का होता है। तो यहां पर जो आपने कॉपर रॉड डाली है और जिंक रॉड डाली है, ये कॉपर हो गई, ये जिंक। मैंने कॉपर का नेचर आपको बताया पॉजिटिव और जिंक का नेचर आपको बताया नेगेटिव। लेकिन जिंक जनरली प्योर फॉर्म में हमको नहीं मिलता, इम्प्योर फॉर्म में मिलता है। और जिंक पर जो इम्प्योरिटीज होती है वो ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं जो पॉजिटिव नेचर रखती है, जैसा नेचर इसका है कॉपर का। तो जिंक में लेड, पीबी ये होता है, निकेल के फॉर्म में Fe, ये सब मिलता है, पार्टिकल्स होते हैं। जिंक में जो इम्प्योरिटीज होती हैं, लेड होता है, निकेल होता है, Fe होता है, और इन सब का नेचर बिल्कुल वही होता है जो कॉपर का होता है। तो होता ये है कि जब ये इम्प्योरिटीज होती हैं, मान लीजिए आपने सेल बनाया और इसमें डाइल्यूट H2SO4 ये डाल दिया। अब डाइल्यूट H2SO4 डिसोसिएट होगा हाइड्रोजन आयंस में और सल्फेट नेगेटिव आयंस में। लेकिन हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस को सबको कहाँ जाना चाहिए? कॉपर प्लेट पर। और सल्फेट नेगेटिव आयंस को सबको कहाँ जाना चाहिए? जिंक प्लेट पर। लेकिन मैंने बताया ना कि एक प्रॉब्लम है कि जो जिंक है उस पर ये इम्प्योरिटीज होती है, लेड, निकेल, Fe, और ये सब पॉजिटिव नेचर की होती है। मतलब जो नेचर कॉपर का होता है बिल्कुल वैसा। मतलब अब यही बात हो गई कि रेलवे स्टेशन पर आप गए टिकट लेने के लिए, रेलवे टिकट लेने के लिए,
और आपको 4 5 6 सब विंडो दिख रही है और आपको ये समझ में आ रहा है कि बॉम्बे जाना है, बॉम्बे की जो टिकट है वो किसी भी विंडो से मिल सकती है, तो नो डाउट आप तो उसी विंडो की तरफ जाएंगे जहां पर भीड़ सबसे कम है, क्योंकि वहां से भी आपको मिल सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस भी वही करते हैं। इनको मालूम है हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस को कि हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? कॉपर प्लेट से भी मिल सकता है और यहाँ पर जो इम्प्यूरिटीज हैं उनसे भी मिल सकता है, इनका भी नेचर सेम है। तो सारे हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस तो कहाँ जा रहे थे? कॉपर प्लेट पर जा रहे थे, लेकिन कुछ जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस हैं वो जिंक प्लेट पर भी पहुंचने लगते हैं। इनके पास में, इन इम्प्यूरिटीज के पास, लेड के पास पहुंच जाते हैं, निकल जो इम्प्यूरिटीज के पास में Fe, और वहां से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और उनको कर देते हैं पॉजिटिवली चार्ज। तो मतलब इस जिंक प्लेट पर जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हो गए? पॉजिटिवली चार्ज हो गए, है ना? ठीक है। और सल्फेट नेगेटिव आयंस तो ऑलरेडी जा ही रहे थे, सल्फेट नेगेटिव आयंस के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, उनको तो जिंक प्लेट पर ही जाना है, तो वो भी वहां पहुंचे और जिंक प्लेट को क्या कर रहे हैं? नेगेटिवली चार्ज। तो इसका मतलब है कि यहीं पर क्या है? प्लस, और यहीं पर क्या है? माइनस। एक ही प्लेट पर दोनों इलेक्ट्रोड प्लस और माइनस। प्लस पर कौन से चार्ज होंगे? पॉजिटिव चार्ज होंगे, वो जो फ्लो करेंगे प्लस टू माइनस, जिसको आप क्या बोलते हैं? करंट। तो जो करंट है वो एक्सटर्नल ना फ्लो करके यहीं के यहीं पर फ्लो करेगा, यहां से ऐसे चल के कहां पहुंच जाएगा? प्लस टू माइनस। मतलब ये क्या बन गया? लोकल सेल। कहां बन गया? जिंक प्लेट पर। तो जो करंट आपको एक्सटर्नल सर्किट में चाहिए था वो एक्सटर्नल सर्किट में नहीं मिलेगा। बल्ब आपको जलाना था, बल्ब कब जलता? जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता, करंट ऐसा फ्लो करता। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है? करंट तो यहाँ बनने लग गया है, तो करंट इसी प्लेट से इसी प्लेट पर पहुंच जाएगा, तो बल्ब को नहीं जलाएगा, तो आपके लिए तो लॉस हुआ ना, तो सेल का तो ये डिफेक्ट हुआ ना। यदि इस पर नहीं पहुंचते तो वो पॉजिटिव आयन से यहाँ नहीं पहुंचते, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो यहीं जाते, यहाँ जाते तो इसी को चार्ज करते, इसको चार्ज करते तो डेफिनेटली एसिड फ्लो करते, तो आपका बल्ब और ज्यादा देर चलता। तो आपके लिए तो एनर्जी लॉस सही है। तो इस डिफेक्ट को बोलते हैं लोकल एक्शन। फॉर्मेशन ऑफ लोकल सेल ऑन जिंक प्लेट इज कॉल्ड लोकल एक्शन। अब क्वेश्चन उठता है इसको कैसे रिमूव करें, इस डिफेक्ट को? तो बच्चों इस डिफेक्ट को रिमूव किया जाता है बाय कोटिंग मर्क्यूरी ऑन जिंक प्लेट। बाय कोटिंग मर्क्यूरी ऑन जिंक प्लेट, हम जिंक प्लेट के ऊपर मर्क्यूरी की कोटिंग कर देते हैं। मतलब ये जो जिंक प्लेट है उसको डालने से पहले इसके ऊपर मर्क्यूरी जो है उसमें डुबो देते हैं, पोत देते हैं, इसकी कोटिंग कर देते हैं। तो जिंक के अराउंड पूरा क्या बन जाता है? चारों तरफ लेयर बन जाती है किस चीज की? मर्क्यूरी की। और मर्क्यूरी की खासियत ये है कि इसमें जो जिंक है वो सॉल्युबल है, लेकिन इम्प्यूरिटी जो है वो सॉल्युबल नहीं है। तो अंदर का जो जिंक था वो इस मर्क्यूरी में घुल जाता है और घुलकर कहाँ जाता है? वापस सरफेस पर, वापस सरफेस पर। मतलब फिर से एक आउटर लेयर बन जाती है, किस चीज की? जिंक की। मतलब पूरी आउटर मोस्ट लेयर जो लेयर रहती है वो किस चीज की रहती है? प्योर जिंक की। उसके अंदर वाली लेयर किस चीज की है? मर्क्यूरी की। और उसके अंदर क्या है? उसके अंदर है इम्प्योर जिंक एंड इम्प्यूरिटीज, वो अंदर रह जाती है। तो अब हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उनको वो इम्प्यूरिटी अब दिख ही नहीं रही है, उनको तो कहाँ जाना पड़ेगा? केवल कॉपर प्लेट पर। और सल्फेट नेगेटिव आयंस के पास ऑप्शन क्या बचा? केवल जिंक प्लेट पर। तो इसका मतलब एक प्लेट क्या होगी? पॉजिटिवली चार्ज होगी और दूसरी प्लेट क्या बनेगी? नेगेटिवली चार्ज। और इस तरीके से हम लोग जो है लोकल सेल का जो डिफेक्ट है
लोकल एक्शन इसको रिमूव करते हैं। फिर बच्चों नेक्स्ट जो है वो डिफेक्ट होता है पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन क्या होता है? ये पोलराइजेशन क्या होता है तो समझिएगा। क्या होता है बच्चों, ये जो हाइड्रोजन गैस में जो हाइड्रोजन आयंस थे वो कॉपर प्लेट पर गए, वहां से इलेक्ट्रॉन खुद गेन कर लिए, निकाल लिए और किसमें कन्वर्ट हो गया? हाइड्रोजन गैस। अब वो ऐसा नहीं होता कि हाइड्रोजन गैस बनी, लाइट है, तुरंत बाहर निकल गई, ऐसा नहीं होता। बबल्स बनते हैं, धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो बबल्स जो हैं वो कॉपर प्लेट के अराउंड इस तरीके से धीरे धीरे डिपॉजिट्स भी होने लगते हैं चारों तरफ। कॉपर प्लेट के अराउंड जो है ये पूरे इस तरीके से हाइड्रोजन बबल्स डिपॉजिट होने लगते हैं। ये हाइड्रोजन बबल्स मतलब हाइड्रोजन गैस, और गैस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैड कंडक्टर है। आप देखिए आपके घर में आपका सॉकेट होता है जिसमें आप प्लग फंसाते हैं। आप जब उसमें प्लग लगाते हैं तब जो भी डिवाइस आपको ऑपरेट करना रहता है वो ऑपरेट होता है, मतलब उसमें करंट होता है। यदि कभी आपको धोखे से आप स्विच ऑन कर दें और उस सॉकेट में उंगली डाल दें तो आपको करंट लग जाता है। जब उसमें उंगली डाल देंगे तब आपको करंट लगता है, लेकिन यदि वो बाहर है, दूर है उससे, उस सॉकेट और आपकी उंगली के बीच में एयर है तो करंट नहीं लगेगा। इसका मतलब एयर क्या है? बैड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट नहीं कर रही है। तो वही चीज यहाँ पर भी हो रही है कि जब चारों तरफ से ये हाइड्रोजन बबल्स डिपॉजिट हो गए और पीछे से यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस जब यहाँ पहुंचेंगे तो हाइड्रोजन आयंस जो है वो कॉपर प्लेट तक पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि बीच में बबल डिपॉजिट हो गए। और साथ ही साथ चूंकि ये बैड कंडक्टर है इसलिए हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस के चार्ज को कॉपर प्लेट तक पहुंचने भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि बीच में क्या आ गया है? बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट नहीं करने देगा, चार्ज को फ्लो नहीं करने देगा। तो उस कारण से फिर धीरे धीरे कॉपर प्लेट जो है, जो हाई पोटेंशियल था वो हाई पोटेंशियल ना होकर धीरे धीरे पोटेंशियल क्या होने लगता है? कम होने लगता है। मतलब सेल ग्रेजुअली क्या होने लगता है? वीक होने लगता है, क्योंकि करंट तो हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो जब इसका पॉजिटिव चार्ज होना बंद हो जाएगा मतलब पोटेंशियल जो है उसका हाई होना बंद हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल कुल मिलाकर गिर रहा है, तो सेल जो है वो वीक हो रहा है। तो फिर अपन इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो तरीके। एक तो टाइम टाइम पर आप कॉपर प्लेट को बाहर निकालिए और ब्रश से साफ कर दीजिए, तो ये जो बबल्स डिपॉजिट्स हो गए हैं वो अलग होते जाएंगे। या दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें डीऑक्सीडाइजर वैल्यूड H2SO4 में इसको डाल दीजिए, डीऑक्सीडाइजर MnO2 को डाल दीजिए। तो ये MnO2 डीऑक्सीडाइजर MnO2 इसको डाल दीजिए। ये MnO2 क्या करता है? जो H2 है हाइड्रोजन गैस बबल्स, हाइड्रोजन गैस बबल्स उनके साथ में रिएक्ट करता है, खुद कन्वर्ट हो जाता है MnO3 में, MnO3 में, और H2 को कन्वर्ट कर देता है H2O में। हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर देता है वाटर में, H2O में। H2 में कन्वर्ट करने से अच्छी है, जो आपका H2SO4 है वो डाइल्यूट मेंटेन रहता है, और जितना ज्यादा डाइल्यूट रहेगा तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी ज्यादा होगा, ज्यादा आयंस जनरेट होंगे, और खुद कन्वर्ट हो गया Mn2O3 में। नो डाउट मैंने वहां पर एक्चुअली में
इक्वेशन बैलेंस नहीं किया है क्योंकि मेरा केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स है, पर फिर भी आप चाहें तो उसको कर सकते हैं। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 2 कर दीजिए, तो ये 2 इंटू ये 4 हो जाएगा, हो गया बैलेंस। यहाँ पर ज्यादा से यहाँ की प्राइस देखिए ना, मैग्नीज जो है 4 टाइम्स 2 एंड 2 4 हो गया, 4 इंटू 2 6 ऑक्सीजन, तो 3 इंटू 6 ये हो गया, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8 और हाइड्रोजन 4 तो हो गया बैलेंस। अब बच्चों ये जो Mn2O3 बना वो उसका क्या होगा, ये सेल ओपन है, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, ये Mn2O3 एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और खुद कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में, वापस MnO2 बन जाता है। मतलब एक बार आपने MnO2 डाला, उसके बाद बार बार आपको MnO2 डालने की जरूरत नहीं है, वही MnO2 क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, वाटर में, खुद कन्वर्ट हो जाएगा Mn2O3 में, और फिर ये Mn2O3 एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वापस फिर से बना लेगा MnO2। तो बार बार आपको MnO2 डालने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से बच्चों हम जो है वो दूर करते हैं एक्चुअली में इस डिफेक्ट्स को, पोलराइजेशन। तो जैसा मैंने ये आपको बताया है सेल के बारे में, सिंपल बोल्टिक सेल, बिल्कुल इसी तरीके से बाकी सेल्स की भी वर्किंग है, बस थोड़े से मॉडिफाइड किए गए हैं या उनमें थोड़ा डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स यूज किए गए। पर मुझे ये बताना जरूरी था क्योंकि इसी पर बेस्ड मेरा आगे का करंट इलेक्ट्रिसिटी का सीक्वेंस स्टार्ट होता है। पर ये बताने से पहले बच्चों मैं थोड़ा सा तुम लोग को बोलूं कि यदि मैं अपनी क्लास में रहूं तो मैं बच्चों को एक टेबल भी डेवलप करवाता हूं। अब यहाँ पर तो वो पॉसिबल नहीं है, तो मैं आप लोगों से डिस्कस कर देता हूँ। तो एक ऐसी टेबल मैं बनवाता हूँ जिसमें फर्स्ट कॉलम में मैं नेम ऑफ सेल लिखता हूँ, बच्चों को बोलता हूँ लिखो नेम ऑफ सेल। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में एनोड लिखवाता हूँ, कैथोड लिखवाता हूँ, फिर डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट लिखवाता हूँ, और उसके बाद में लास्ट कॉलम में ईएमएफ। ये ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये क्या होता है मैं डिस्कस करूंगा आगे, पर जैसे बच्चों ये मान लीजिए मैंने टेबल बोला, आप टेबल में मैंने इतने सारे कॉलम्स की आपको टॉप हेडिंग बताई, और यदि आप सुन रहे थे तो आप चाहो तो सुन के भी आप लोग टेबल बना सकते हो। तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट नंबर पर नेम ऑफ सेल में मैंने लिखा सिंपल बोल्टिक सेल, ठीक है। एनोड मैंने आपको बताया है कॉपर होता है, तो एनोड की जगह पर कॉपर लिख लीजिए। कैथोड में मैंने आपको जिंक बताया, आप जिंक लिख लीजिए। इलेक्ट्रोलाइट में मैंने डाइल्यूट H2SO4 बताया, डाइल्यूट H2SO4 फिल कर दीजिए। और डेफिनेटली मैंने ईएमएफ जो था वो आपको यहाँ पर बताया था 1.08 वोल्ट्स। एक्चुअली में जो पोटेंशियल डिफरेंस मैं बता रहा हूँ ना दोनों प्लेट्स के बीच का, उसको बोलते हैं ईएमएफ, और इस ईएमएफ को डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है और इसी के डिस्कशन से रिलेटेड एक्चुअली में हम लोग को सेल पहले पढ़ना चाहिए। तो मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा ये ईएमएफ क्या होता है, पर अभी फिलहाल आप मान के चलिएगा जब अब सेल ओपन सर्किट में होता है, जब हम लोग सेल का यूज नहीं करते हैं, उस वक्त उसकी दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को बोलते हैं ईएमएफ, और डिटेल में अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट सेल के बारे में मैंने सारे डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको दी जो टेबल में है। नेम ऑफ सेल सिंपल बोल्टिक सेल, नो डाउट एनोड कॉपर, कैथोड जिंक, इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट H2SO4, है ना। इलेक्ट्रोलाइट में मैंने बोला आपको डाइल्यूट H2SO4, और ईएमएफ में मैंने बोल दिया 1.08 वोल्ट। ऐसा ही बच्चों नेक्स्ट सेल होता है डेनियल सेल।
जो इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। उसमें भी एनोड सेम होता है कॉपर, कैथोड सेम होता है जिंक, इलेक्ट्रोलाइट भी सेम होता है डाइल्यूट H2SO4, और ईएमएफ भी सेम होता है 1.08 वोल्ट्स। बल्कि ये जो मैं टेबल बोल रहा हूँ यदि आप लोग बना लेंगे तो आगे जब मैं डिस्कस करूंगा उस वक्त मैं बोलूंगा देखो मैंने वो टेबल के बारे में आपको बताया था, उसमें ऐसा ऐसा समझाया था, तो वो आपको आगे की चीज समझने में भी आपको हेल्प करेगा। फिर थर्ड होता है बच्चों ड्राई सेल। ड्राई सेल मतलब जो आप लोग यूज करते हैं, कभी फोड़ के भी देखा होगा आपने, सेल को तोड़ा होगा आपने, फोड़ के देखा होगा, ब्लैक कलर का पाउडर निकलता है, सेंटर में ब्लैक कलर की रॉड भी निकलती है। तो ड्राई सेल जो होता है उसमें एनोड जो यूज करते हैं बच्चों वो कार्बन रॉड होती है, जो बीच में ब्लैक कलर की रॉड निकलती है ना, वो कार्बन रॉड होती है। और सेल का अंदर का जो कंटेनर आपको बोल रहे हैं वो एक्चुअली में जिंक का ही होता है, जिंक। और जो ब्लैक कलर का आपको पाउडर दिखाई दे रहा है ना, वो एक्चुअली में NH4Cl होता है पेस्ट फॉर्म में, NH4Cl पेस्ट फॉर्म में होता है। और इसका यदि आप देखें सेल पे लिखा रहता है ईएमएफ 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, वो ड्राई सेल होता है। ऐसा ही बच्चों लेक्लॉन्ची सेल होता है जो लैब में यूज करते हैं, लेक्लॉन्ची सेल, इसमें भी सब कुछ सेम है। एनोड कार्बन का रहेगा, कैथोड जिंक का रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट जो रहता है इसमें NH4Cl ही लेते हैं, बस सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है, ड्राई सेल में पेस्ट फॉर्म में, और जो आपका लैब में रहता है वो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। और ईएमएफ जो होता है इसका भी सेम होता है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। फिर उसके ये चारों जो सेल मैंने बताया प्राइमरी सेल, इनको याद भी बहुत आसानी के साथ कर सकते हो, याद भी रखना जरूरी है एक्चुअली में। कभी कभी क्वेश्चंस में सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपसे पूछ लेंगे बताओ लेक्लॉन्ची सेल में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, या एनोड क्या रहता है, कैथोड क्या रहता है। तो 4 सेल मैंने आपको बताया। सिंपल वोल्टिक सेल मैंने बताया, डिटेल में समझाया तो रटे किया होगा। फिर डेनियल सेल है, लेक्लॉन्ची सेल है, ड्राई सेल है। तो हम लोग तो जानते हैं ना सुख का दुख के साथ संबंध होता है, सुख दुख साथ में बोलते हैं, अमीर गरीब जस्ट अपोजिट वर्ड चलते ना। ऐसे सूखा और गीला, ड्राई है ना, ड्राई। लेक लॉन्ची, लेक लॉन्ची, लेक वर्ड थोड़ा सा ध्यान रख लो, लेक में पानी रहता है, गीला, तो ड्राई और लेक लॉन्ची मतलब रिलेटेड है। तो आप देखो मैंने जो जो ड्राई सेल के लिए बताया वो सब लेक लॉन्ची के लिए भी बताया है। ड्राई सेल में मैंने क्या बोला था आपको, एनोड कार्बन बोला ना, और लेक्लॉन्ची में भी एनोड कार्बन बोला, याद हो गया। दोनों में कैथोड जिंक बोला, याद हो गया। दोनों में इलेक्ट्रोलाइट सेम है NH4Cl, एक में पेस्ट फॉर्म में एक सॉल्यूशन फॉर्म में, दोनों का ईएमएफ सेम है 1.5 वोल्ट, याद हो गया। ऐसे ही आप देखो वहां पर सिंपल वोल्टिक सेल मैंने डिटेल में समझाया, तो एक बचा आपका डेनियल सेल है, तो सिंपल वोल्टिक सेल और डेनियल सेल का सेम है, दोनों के लिए एनोड कॉपर, दोनों के लिए कैथोड जिंक, दोनों के लिए इलेक्ट्रोलाइट सेम है डाइल्यूट H2SO4, दोनों का ईएमएफ सेम है 1.08, याद हो गया। इसके अलावा जो बच्चों रहता है वो मैंने आपको बताया एसिड एक्यूमुलेटर, या उसको लेड एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं। इसमें
जो एनोड यूज करते बच्चों लेड या लेड ऑक्साइड लेते हैं, कैथोड में लेड ले लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में जो है वो डाइल्यूट H2SO4 ले लेते हैं, और इसका ईएमएफ जो होता है 2.2 वोल्ट्स। इसमें नेक्स्ट जो है वो अल्कली सेल, नी फेज सेल, इसमें जो एनोड रहेगा वो निकल ऑक्साइड का रहता है, कैथोड Fe2O3 का रहता है, इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट QH रहता है, ईएमएफ जो होता है वो 1.35 वोल्ट का रहता है। अब ये सब मैं जो बोल रहा हूँ उसमें एक आध दो मुझसे कहीं मिस्टेक हो गई होगी, तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा प्रॉपर टेबल में। तो बच्चों ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है कि सेल किस तरीके से फॉर्म होते हैं। अब जब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया आपको पढ़ाना, क्योंकि नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ ए सेल। ये ईएमएफ क्या होता है, सेल का ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सब मुझे थोड़ा समझाना आसान हो गया क्योंकि आपने सेल पढ़ लिया ना। सेल मैंने चूंकि समझा दिया तो मेरे लिए भी सब आसान हो गया और आपके लिए भी आसान हो गया। तो बच्चों ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है यहां से अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।